Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and healthy. We are starting 9th class SS, and in that there are 5 different portions: geography, economics, civics, history, and disaster management. Now, this disaster management, there are no classroom studies for this. Only models, charts, or projects based on the different topics and incidents are given to you. Today, we'll be starting with the history portion, and the history syllabus given to us is revolution. Now, for revolution, we'll be starting with French Revolution. That is the first chapter. Before we start French Revolution, what is revolution or revolt? रेवोल्यूशन या रिवोल्ट क्या होता है? आंदोलन, जिसे हम हिंदी में आंदोलन कहते हैं। कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे जनता नाखुश हो जाती है और अपनी नाराजगी दिखाने के लिए वो राजा या नेता पर आक्रमण करती है। उसी को हम आंदोलन का नाम देते हैं। पहले जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो पहले क्या होता था, यही हम आज पढ़ते हैं। पहले किस तरह की संस्कृति थी, किस तरह की आज़ादी थी, क्या लिबर्टी थी, क्या फ्रीडम थी, क्या रिलीजन फॉलो किए जाते थे, क्या एजुकेशन सिस्टम था, क्या वहाँ का इंडस्ट्रियल पार्ट था। इस अलग अलग स्थिति को, जब हम पुरानी स्थिति को आज पढ़ते हैं तो हम उसे हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। जो पहले बीत चुका वही हिस्ट्री है। ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में यह आंदोलन हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। फ्रांस के अंदर बहुत सारी अलग अलग हरकतें हो रही थी। कुछ को आज़ादी चाहिए थी, कुछ को अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए थी। वहाँ पर उस समय जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उससे लोग नाखुश थे, उसको उन्हें बदलना था। साथ ही साथ उन्हें ये भी जानना था कि जो इक्वालिटी और फ्रीडम है, आज़ादी और समानता है, मनुष्यों में बराबरी से हो, मतलब आदमी और औरत दोनों को ही बराबरी से वो सारी चीज़ें मिले। फिर उस समय नई नई भाषाएं वहाँ पर चालू हो रही थी और साथ ही साथ बहुत सारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स भी वहाँ पर शुरू हुए थे। जो लोगों ने किस तरह से अपने आप को राजा के राज से या गवर्नमेंट पॉलिसी से आज़ाद कराया था, वो हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ें। ना पहली चीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बेस है। क्यों रिवोल्ट स्टार्ट हुआ? नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई 1789 पेरिस के एक शहर में कुछ घोषणाएं हो रही थी। The king had commanded troops to move into the city. राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो शहर के अंदर आक्रमण करें। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. ये भी अफवाह फैल गई कि राजा ने अपने सैनिकों को यह आदेश भी दिया है कि वो आम जनता पर गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दें। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. राजा के इस हरकत पर उसका जवाब देने के लिए 7,000 आदमी और औरत इकट्ठा हुए और उन्होंने एक पीपल मिलिशिया या पीपल मिलिट्री बनाई, आम इंसान की मिलिट्री बनाई, जिससे वो राजा की गलत हरकत का मुकाबला कर सके। They broke into a number of government buildings in search of arms. हथियारों और सामान की तलाश में उन्होंने बहुत सारे सरकारी दफ्तरों और इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। Finally, a group of several hundred people
marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. बहुत सारे लोगों ने एक साथ आगे बढ़ना शुरू किया और शहर के ईस्टर्न पार्ट पर उन्होंने हमला बोल दिया। उस ईस्टर्न पार्ट पर बेस्टिल नाम का एक प्रिजन था, वहाँ पर जेल थी, जिस जेल को जो जेल फोर्ट्रेस प्रिजन था, जो महल था, उसका कैद खाना था, उस पर उन्होंने आक्रमण किया क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि वहाँ पर उन्हें बहुत सारे हथियार मिल सकते। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. इस आक्रमण के कारण जो उस कैद खाने का कमांडर था, उस बेस्टिल के कमांडर को मार दिया जाता है और जो 7 लोग वहां पर बंदी थे, कैदी थे, उन्हें आजाद कर दिया गया। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. हर कोई उस बेस्टिल के जेल से नफरत करता था क्योंकि वो राजा की असीम पावर को दर्शाता था। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. उस किले को तोड़ दिया गया, धराशायी कर दिया गया और इतना ही नहीं, उसके जो पत्थर निकले थे, उन पत्थरों को बाजार में बेचा गया ताकि लोग उसे अपने घर पर इस तरह से याद में सजा कर रख सकें कि किस तरह से आम जनता ने आक्रमण करके उस जेल को तोड़ा। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. आगे आने वाले दिनों में बेस्टिल में जो ये आक्रमण हुआ था, ये रिवोल्ट की पहली घटना थी और इसी के बाद में पेरिस के आसपास के इलाकों में भी बहुत सारी ऐसे आंदोलन शुरू हुए। Most people were protesting against the high price of bread. बहुत सारे लोग अनाज की बढ़ती हुई कीमतों पर लड़ रहे थे या उसके खिलाफ वो धरने दे रहे थे। Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most of the people at the time did not anticipate this outcome. बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बाद में जब इसके बारे में पढ़ा और रिसर्चेस की तो उन्होंने यही जाना कि इस तरह की जो घटनाएं हुई थी, ब्रेड के लिए आक्रमण हुए थे या अनाज की बढ़ते हुए दामों के लिए जो आंदोलन हो रहे थे, बेस्टिल के प्रिजन पर आक्रमण किया गया था, ऐसे अनेक आंदोलनों की वजह से जो फ्रांस का राजा था उसे उसके राज्य से हटा दिया गया था। और इतना ही नहीं है, क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ इतना सा ही रिवोल्ट रहा होगा? नहीं, रिवोल्ट बहुत बड़ा रहा और इस आंदोलन का नतीजा भी बहुत ज़्यादा था। किस तरह से इस आंदोलन के वजह से राजा को हटाया गया, अनाज की कीमतों पर युद्ध हुए, उनमें क्या आया, किस तरह से जो वहाँ पर सरकार थी उस गवर्नमेंट के सिस्टम को किस तरह से बदला गया, क्या औरतों और मर्दों को बराबरी का दर्जा दिया गया, ये हम इस चैप्टर में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। French society during the late 18th century. हर एक समाज अलग अलग रूप में होता है और इस पेज नंबर 4 पे जो एक छोटा सा ये फिगर दिया है, इस फिगर के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस में जो समाज था उसकी रूप संरचना या उसकी रूपरेखा किस तरह की होगी। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. 1774 में लुइस 16 जो बर्बन फैमिली का वंशज था, उसने फ्रांस के सिंहासन पर राज्य स्थापित किया। He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. जिस समय वो राजा बना उस समय वो 20 साल का था और उसकी रानी का नाम था मैरी एंटोनेट। Upon his accession, the new king
फाउंड इन एम्प्टी ट्रेजरी। जब लुई 16 राजा बना तो उसने अपने खजाने को तलाश किया और वो खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। युद्ध के कारण, लंबे समय से जो युद्ध हो रहा था उसके कारण फ्रांस की जो खजाना था वो लगभग खत्म हो गया। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। सिर्फ युद्ध के कारण ही नहीं, जो वर्सेल्स का राज्य था उसको सजाने या उसकी रखरखाव के लिए खजाने का बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain। लुई 16 के साम्राज्य की वजह से जो ब्रिटेन फ्रांस के ऊपर राज कर रहा था उससे उन्होंने आज़ादी पाने के लिए कुछ हरकतें की और वो आज़ाद भी हुए। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियनियर लेवरेज टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लेवरेज। जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन पे कर्जा भी बढ़ गया। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट now began to change 10% interest on loans। जो कर्जा देते थे उन्होंने कर्जे पर जो इंटरेस्ट या ब्याज की रेट थी, दर थी, उसे बढ़ा दिया। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। इसीलिए फ्रांस की सरकार को सिर्फ ब्याज की कीमतें चुकाने पर ही बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा। To meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। इसलिए अपने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए खजाने की जरूरत थी और उस खजाने की पूर्ति के लिए सरकार ने जनता के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। Yet even this measure would not have sufficed। French society in 18th century was divided into 3 estates and only members of third estate paid tax। लेकिन कीमतें और टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी सरकार को पैसा पूरा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस समय फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जो हमें फिगर सेकेंड में दिखाई दे रहा है। पहला हिस्सा था क्लर्जी का, दूसरा भाग था नोबिलिटी का और तीसरा भाग था जिसके अंदर बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पेजेंट्स, आर्टिजन्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स और आम जनता आती थी। अब सिर्फ ये जो तीसरा ग्रुप था उसी से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, सिर्फ यही तीसरा ग्रुप। पहले तो ये बहुत गरीब था और फिर भी ये सरकार को टैक्स देने के लिए बाध्य था या मजबूर था। The society of estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages। The term old regime is usually described the society and institutions of France before 1789। 1774 में लुई 16 का राज हुआ, उसने वो वहाँ पे राजा बना। लेकिन 1789 तक जो फ्रांस ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट के रूप में जो बटा हुआ था, वो ओल्ड रेजिम के नाम से जाना। Figure 2 shows how the system of estates in France society was organized। Peasants made up about 90% of the population। 90% जनसंख्या आम जनता की या किसानों की। The members of however, only a small number of them owned the land they cultivated। बहुत कम के पास ही खुद की जमीन थी। About 60% of the land was owned by nobles, churches and other richer members of the third estate। 60% जमीन थी वो अमीरों के पास में और जो चर्च के ओनर्स थे उनके पास में होती थी। The members of the first 2 estates, that is clergy and nobility, enjoyed certain privileges by birth। क्लर्जी और नोबिलिटी ग्रुप के लोगों को जन्म से ही बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। The most important of these was exemption from paying taxes to the state। सबसे महत्वपूर्ण जो उनको
अधिकार मिला हुआ था वो ये था कि उन्हें किसी भी तरह का कर जमा नहीं करना पड़ा। The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. जो नोबल ग्रुप था वो किसानों से फ्यूडल प्रिविलेजेस लेता था, उनसे पैसा कलेक्ट किया करता था। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building a road. और जो गरीब व्यक्ति था उसे इन अमीरों के घर पे नौकर के रूप में, किसान के रूप में, मिलिट्री के अंदर या और भी कहीं पर उसे काम पर लगाया जाता था, लेकिन पैसा नहीं देते या बहुत कम देते। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants, and finally all the members of third estate had to pay taxes to the state. चर्च भी, जो किसान का ग्रुप था या जो छोटा समूह था, थर्ड एस्टेट से चर्च भी कर लेता था और साथ ही साथ थर्ड एस्टेट वाले ग्रुप को सरकार को भी कर देना पड़ता था। मतलब उससे हर तरफ से दोनों ग्रुप और सरकार तीनों ही जने उससे पैसा बटोर रहे थे। These included a direct tax called tail and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption. टेल और बहुत सारे टैक्स जो रोजमर्रा के सामान पर लगे थे वो उन्हें चुकाने थे। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. सरकार के जिस पैसे की जरूरत थी वो पैसा सिर्फ इकलौता थर्ड एस्टेट से ही कलेक्ट किया जाता था। Now before we proceed, I'd like to tell you that all the figures, जितने भी पिक्चर्स बने हैं, फिगर्स बने हैं, बॉक्सेस हैं, न्यू टर्म्स हैं या कुछ भी इस तरह से अलग से हटाकर आपके चैप्टर के मटेरियल से अलग जो चीज़ें दी गई हैं उन पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। Up till now we have read how people of France revolted Bastille Fortress. They killed the commander, freed the prisoners, and further we have studied about the system of society of France. Louis XVI became the king, and at that time the society was divided into three parts: noble, clergy, and the third estate. To maintain all the financial deeds, taxes were collected, and the amount was collected only from the third group. और ये बेचारा गरीब तबका हर तरह का टैक्स देने की वजह से गरीब से गरीब होता था। That's all for today. We'll meet in next